Hello everyone, welcome to our channel The Legal Amigos. So here we are up with our lecture series of the Indian Constitution. तो ये हमारा थर्ड वीडियो है. इसके पहले कि अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं प्रियम्बल और यूनियन एंड टेरिटरीज, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आपको हमारे डिटेल नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की. चलिए, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाते रहें. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का टॉपिक जो है सिटीजनशिप. सिटीजनशिप जो है वो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में डिफाइंड है. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी. किसी भी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इन रिगार्ड ऑफ पॉपुलेशन या फिर मैन पावर में? तो तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज पर्सन, सेकेंड इज सिटीजन्स एंड थर्ड इज माइनॉरिटीज. पर्सन का अगर हम देखें तो पर्सन को जैसे कि आर्टिकल 14 में जो राइट्स दिए हैं वो सभी लोगों को दिए हैं. राइट टू इक्वालिटी, दैट इज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स. अब आर्टिकल 15 में जो राइट दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, वो राइट सिर्फ सिटीजन्स को दिए हैं, सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको दिए हैं. आर्टिकल 29 में कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं या कुछ स्पेशल प्रिविलेज राइट्स हैं जो कि सिर्फ माइनॉरिटीज को दिए गए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो इंडिया है वो बना कैसे? तो इंडिया पहले क्या था? ब्रिटिश इंडिया था. जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, उस टाइम पे मोर देन 10,000 लोगों को माइग्रेशन हुआ. 10,000 से ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया. ठीक है, अब चलिए, जो सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न्स होते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे, सबसे ज़्यादा जो मेन कंसर्न्स थे वो क्या थे? पहला था कि हमें टेरिटरी डिसाइड करनी थी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे जो कंट्री है टेरिटरी क्या रहेगी. दूसरी चीज़, हमें ये डिसाइड करना था कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन होंगे. अब ये सिटीजन्स वाली बात हमें इसलिए डिसाइड करनी थी क्योंकि कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं. जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप से दो तरीके से डील करता है. पहला है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जब भी मैं कमेंसमेंट वर्ड यूज़ करूँगी तो आप समझ जाइएगा, कमेंसमेंट मतलब 26 जनवरी 1950. ये वो डेट है जिस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था. दूसरा है सिटीजनशिप एक्ट 1955. इसमें क्या रहेगा कि जो लोग सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं, जो लोग सिटीजनशिप कमेंसमेंट के टाइम पर जिन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिली थी उनको सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकती है, वो जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइंड है. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टार्टिंग विथ पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक डील करता है, जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप. ये चार जो पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पे जो है किसी भी इंसान को सिटीजनशिप मिल सकती है, और इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं. चलिए, तो सबसे पहला है आर्टिकल 5 जो कि बोलता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल. अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए. मैं आपको दो केस लॉज के थ्रू समझाती हूँ. पहला है मोहम्मद रजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सेकेंड इज प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें ये इन केसेस में ये बताया गया था कि अगर आप एक जगह पर रह रहे हैं और आपकी ये इंटेंशन है कि आप वहाँ परमानेंटली रहेंगे, तो उस जगह को बोलते हैं टेरिटरी, और आप उस जगह के जो है सिटीजन हो जाते हैं, आपके पास उस जगह का डोमिसाइल हो जाता है. अब इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स में से अगर आप कोई भी पॉइंट फुलफिल कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं. ये पॉइंट्स क्या क्या हैं? इफ अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, एनी ऑफ हिज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, या फिर रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 विच इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट. अब एक और केस है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत. इस केस में ये बताया गया था कि सिर्फ
एक ही डोमिसाइल होता है। देयर इज नो स्टेट डोमिसाइल, देयर इज जस्ट वन डोमिसाइल, दैट इज द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट का कोई भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर डोमिसाइल नहीं होता है, सिर्फ आपके पास एक ही डोमिसाइल होता है, दैट इज द डोमिसाइल ऑफ इंडिया। मानिए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। अब आता है आर्टिकल 6, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे कि पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे उनको कैसे कैसे इंडियन सिटीजन हम मान सकते हैं। तो जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ था इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, तो बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो पाकिस्तान से इंडिया की साइड माइग्रेट हुई थी। अब आर्टिकल 6 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है बिफोर 1948 और दूसरा है 1948। ये डेट क्यों ली गई है? क्योंकि ये डेट ऐसी है जिस टाइम तक परमिट सिस्टम था। मतलब कि इस टाइम तक कोई भी इंसान पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो सकता था या इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो सकता था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो लोग 1907 1948 के पहले माइग्रेट हो गए थे उनको हम इंडिया का सिटीजन कैसे माने। अगर वो इंसान या उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं या फिर वो इंडिया में इंडिया में रह रहे हैं जब से कि वो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, either of his parents or any grandparents were born in India or he should have resided in India since the date of his migration. अब नेक्स्ट है कि जो लोग इस परमिट सिस्टम डेट के बाद इंडिया में माइग्रेट हुए हैं उनको हम इंडिया का सिटीजन कैसे मान सकते हैं। इफ ही or either of his parents or his grandparents were born in India, if he returned to India under permit for resettlement, अगर वो परमिट के बाद इंडिया आए हैं विद एन इंटेंशन ऑफ रीसेटलमेंट कि वो इंडिया में ही सेटल होना चाहते हैं, या फिर he had resided in India after re-migration for at least 6 months, मतलब जब वो इंडिया में आए हैं उसके बाद अगर वो 6 months तक इंडिया में ही रहे हैं और उनने एक एप्लीकेशन दे दिया है रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को और रजिस्ट्रार और ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन को, सिटीजनशिप की एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लिया है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। अब इसमें हम ये बात करेंगे कि उन लोगों को हम कैसे इंडिया का सिटीजन माने जो कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे। अब आर्टिकल 7 कुछ ऐसा आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 दोनों को ओवरराइड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं और आर्टिकल 7 जो है वो आपके फादर हैं और आपको जाना है किसी पार्टी में। अब आपने आर्टिकल 5 मतलब आपकी सिस्टर और आर्टिकल 6 मतलब आपके ब्रदर से परमिशन ले ली है और उन्हें बोल दिया है कि ठीक है आप पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 7 जो कि आपके फादर हैं उनने मना कर दिया है कि नहीं आप पार्टी में नहीं जा सकते हैं। तो भले आपको आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 से परमिशन मिल गई हो बट स्टिल आप पार्टी में नहीं जा सकते क्योंकि आर्टिकल 7 ने मना कर दिया है। सेम पावर होती है आर्टिकल 7 की कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं आफ्टर 1 मार्च 1947, तो वो किसी भी कंडीशन पे इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, भले ही फिर आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में जो कंडीशंस दी हैं वो फॉलो कर रहे हो तब भी वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। ये होता है आर्टिकल 7 का ओवरराइडिंग पावर। सेकंड है कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं लेकिन वो फिर बाद में वापस आ गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम इंडिया का सिटीजन तभी मानेंगे जब वो कुछ फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। पहला कंडीशन है ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंडपेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। ही रिटर्न टू इंडिया आफ्टर परमिट फॉर रीसेटलमेंट, वो इंडिया में वापस आ गए हैं एज एन इंटेंशन टू रीसेटलमेंट और वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं फॉर 6 मंथ जब से वो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में, और उन्होंने अपनी जो है एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट कर दी है
और रजिस्ट्रार ने उनकी एप्लीकेशन को रजिस्टर भी कर लिया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 की बात करने से पहले अगर हम एक डिफरेंस देख लेते हैं आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 का, तो बेसिकली आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 5 में उन लोगों के बारे में बात करी गई है जो कि ऑलरेडी इंडिया के टेरिटरी में रह रहे हैं, बल्कि आर्टिकल 6 में उन लोगों की बात करी गई है जो कि इंडिया के टेरिटरी में, जो कि ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरी में रह रहे थे और पार्टीशन के बाद वो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए। चलिए अब हम बात करेंगे आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 में क्या दिया गया है? ऐसे लोगों के बारे में बात करी गई है जो कि हैं तो इंडिया ओरिजिन, मतलब उनका बर्थ या उनका ओरिजिन तो इंडिया में ही है, लेकिन अभी इस टाइम पे वो इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, मतलब अब्रॉड में रिसाइड कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रिसाइड कर रहे हैं। अब जब मैं अब्रॉड बोलती हूँ तो अब्रॉड का मतलब है सारी फॉरेन कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की बात हम ऑलरेडी आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में कर चुके हैं। चलिए, तो ऐसे लोगों को हम इंडिया का सिटीजन कैसे मानेंगे जो कि बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं? ही और हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो लोग अगर ब्रिटेन इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो हम उनको इंडिया का सिटीजन मानेंगे। या फिर वो लोग जो है रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, या फिर वो लोग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड हैं बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आर्टिकल 9 पे। तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 ये बोलता है कि अगर कोई इंसान जो कि अपने खुद की इच्छा से, अपने वॉलंटरीली अगर फॉरेन कंट्री में गया और उसने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो वो इंसान एलिजिबल नहीं होगा टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 5, 6 और 8। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की, जो कि बोलता है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप का ये मतलब है कि आपकी जो है सिटीजनशिप कंटिन्यूएंस में रहेगी, आपके सिटीजनशिप को कोई अबॉलिश नहीं कर सकता, लेकिन आपके सिटीजनशिप में जो कुछ प्रोविजंस होंगे या कुछ वो होंगे, दायरे होंगे, वो किस पे मैटर करेंगे कि पार्लियामेंट अगर आगे कोई लॉ बनाता है तो आपकी सिटीजनशिप में कुछ इफेक्ट पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यूएंस में रहेगी। अब आते हैं हम अपने लास्ट आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बताता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 में ये दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो सिटीजनशिप के दायरे, सिटीजनशिप के लिए कुछ एक्ट बना सकते हैं, और ये एक्ट हम बना सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट में, जो कि एक पर्टिकुलर एक एक्ट है जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिस एक्ट के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि क्या क्या प्रोविजंस हैं जिससे हम लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट। और आर्टिकल 5 जो पार्लियामेंट लॉज बनाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, वो आर्टिकल, उसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस भी हो सकते हैं जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 को रिस्ट्रिक्ट और रिवोक करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, जिसमें कि हम और लोगों को जो कि आफ्टर द कमेंसमेंट हमारे इंडिया में आए हैं या और जो लोग हैं उनको कैसे सिटीजनशिप दी जा सकती है। Thank you so much. Kindly subscribe our channel for more videos. Thank you.